का एक विंग है जो प्रोजेक्ट सरद के नाम से है, और हम इसमें फॉर्मूला स्टूडेंट पर काम करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जो कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, तकरीबन 18 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। हम सिर्फ एक जो यूके या ब्रिटेन के अंदर होता है उसको टारगेट कर रहे हैं। जो सिल्वरस्टोन का अगर एक्सेस सुना होगा, जो फार्मूला स्टूडेंट के फैंस है या फार्मूला 1 के फैंस जो हैं, तो वो उनमें काफ़ी फेमस भी है ये। तो अब इसमें ना हमारे पास एक ओवरव्यू देता चलूँ प्रोजेक्ट सरद के हवाले से, उसकी टीम का ओवरव्यू, कि हमारे पास जो टीम है उसको 2 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो टेक्निकल टीम है, दूसरी नॉन टेक्निकल छोटी सी टीम है हमारी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमारी नस्टेक की ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल कर रही होती है। तो टेक्निकल टीम के अंदर हमारे पास जो ईवी ड्राइव ट्रेन के हवाले से बता दूं कि जो हमारे पास मोटर्स हो गई उसके अंदर से पावर किस तरीके से टायर्स को मिल रही हैं, वो हमारी ड्राइव ट्रेन है, ठीक है। और सस्पेंशन और स्टीयरिंग का तो वैसे ही काफ़ी लोगों को पता होगा, टायर्स एंड ब्रेकिंग की डिफरेंट टीम है। और एक चेसी की, यानी जिसमें बॉडी आ जाएगी, शेल आ जाएगा, उसकी एरोडायनेमिक्स वगैरह या स्ट्रक्चरल एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ये हमारी बेस जेनेटिक सी चीज़ है, लेकिन ये हमारा मेन कंसर्न नहीं है मीटिंग का, इस वजह से इसको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ फार्मूला 1 पे। तो ये चीज़ हमने इंटेंशनली डाली हुई है इसमें, ये है कि अक्सर लोग इवन फाइनल ईयर में आके भी उनको ये डिफरेंस का इतना ज़्यादा कोई ख़ास नॉलेज है नहीं कि फार्मूला 1 और फार्मूला स्टूडेंट के अंदर डिफरेंस है क्या। तो फार्मूला 1 और फार्मूला स्टूडेंट में इतना कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं, मगर इसमें तो जो इसमें जो मेन कॉमन चीज़ें हैं ना, वो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली तो ये चीज़ कि एक सिंगल सीट रेस कार होती है जिसमें ओपन कॉकपिट होता है, जिसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसका ऊपर कोई रूफ नहीं होती, ठीक है। और ओपन व्हील्स होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इनके व्हील्स होते हैं, इन पे कोई कवर वगैरह नहीं होते। और फिर इसके अंदर एक और चीज़ वो ये है कि ये एक रेसिंग कॉम्पिटिशन है, जो फार्मूला स्टूडेंट है वो भी और फार्मूला 1 है वो भी। तो अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, फार्मूला 1 जो है उनके जो पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन जो होते हैं फार्मूला स्टूडेंट, उसमें मैक्सिमम आप देखोगे 120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड ऑन एवरेज मैक्सिमम रखी जाती है हर टीम के हवाले से, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है, बस परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। बाकी जो डिज़ाइन वगैरह है वो हल्का सिमिलर होता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ से ना हमारे कोलीग हैं साद, वो आपको कंटेंट के हवाले से बताएंगे जो आज की मीटिंग के की पॉइंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही जी मेरी? हेलो। जी आ रही है। अच्छा जी। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है एक मुज़ाकरे की सूरत में रखें, ठीक है? यानी इसको एक मीटिंग, ये जो हमारी जो सेशन हो रहा है इसको हम एक मुज़ाकरा रखें। पहले मुझे ये बताएं, किसी को मुज़ाकरे का पता है क्या होता है? कोई भी बताना चाहे। You can raise your hand if you want to answer. जी जी, इनको माइक अलाउ किया हुआ है हमने? यस सर, माइक अलाउड है। जी, को बताना चाहे मुज़ाकरे का मतलब? Sir, with the help of discussion. हाँ, डिस्कशन, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया। डिस्कशन इसका मतलब है। तो अंग्रेज़ी के साथ हमें उर्दू भी थोड़ी सी जो है ना वो अच्छी आनी चाहिए। तो हम इसको डिस्कशन की हद तक रखते हैं। तो मकसद ये है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया। हम हैदर काइंडली आप नेक्स्ट स्लाइड करें ज़रा। ये जो सारी चीज़ें अभी आपके सामने ये लिस्ट डाउन की हुई हैं, इन चीज़ों के ऊपर अभी हमने बात करनी है। तो किस्सा पता ये है कि जब हमने गाड़ी को डिज़ाइन शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया। तो जब भी गाड़ी डिज़ाइन की जाती है, सबसे पहले जिस रोड के ऊपर गाड़ी को चलाना होता है उस रोड के बारे में मालूमात ली जाती हैं कि उस रोड की कंडीशंस क्या हैं और वहाँ पे सारे पैरामीटर्स क्या हैं। उसके बाद गाड़ी के टायर्स के ऊपर काम किया जाता है। सबसे पहले गाड़ी के टायर डिसाइड किया जाता है कि गाड़ी का टायर का डायमीटर क्या होगा, इसकी विड्थ क्या होगी, और जिस ट्रैक के ऊपर चलना है उस हिसाब से टायर की कौन सा टायर हमें सेलेक्ट करना है, किस रबड़ किस मटेरियल का टायर हमें लेना है, ठीक है जी।
तो हम लोगों ने अपने इस कंपटीशन को देखते हुए हमने 10 इंच का टायर डिसाइड किया कि 10 इंच डायमीटर का टायर इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें एक अच्छी जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक भी वो चलेगा और हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसमें एक और बात यह है कि हम लोग सॉफ्ट टायर यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने शायद देखा हो जो ड्रैग रेस होती हैं, ड्रैग रेस, फार्मूला ड्रैग रेस, उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट टायर यूज़ किए जाते हैं, जो कि जब गाड़ी एक्सीलरेट करती है तो तकरीबन वो काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म हो जाते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए होती है ज़्यादा। अगर हमारे टायर होंगे हार्ड तो उसमें ये होगा कि हमें गाड़ी स्लिप कर जाएगी। और तभी आपने देखा होगा कि अक्सर जो मसल कार्स होती हैं वो स्टार्टिंग से पहले अक्सर रोड के ऊपर ही, जैसे आपको पिक्चर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो स्किड कर रही होती हैं। तो फार्मूला के अंदर टायर को थोड़ा सॉफ्ट रखा जाता है ताकि उसकी ग्रिप ज़्यादा हो और फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा हो, ताकि स्लिप ना करे और एक्सेलरेट ज़्यादा करे। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। जी हैदर, आप आगे आए। जी जी। अच्छा जी, दूसरी बात आती है कैम्बर। कैम्बर के बारे में किसी को पता है जी? कोई बताना चाहे कैम्बर? जी बताएं जी। सर कैम्बर टायर का टिल्ट होता है बाहर और अंदर की तरफ। टायर का टिल्ट होता है, बिल्कुल जी, ठीक हो गया। फ्रंट व्यू से जब हम गाड़ी को देखते हैं तो हमारे टायर्स इनसाइड टिल्टेड हैं या आउटसाइड टिल्टेड हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करता है कैम्बर, इसको कहते हैं कैम्बर। और ये हम टॉप से देखते हैं, यानी टायर का जो टॉप है। और देखें, आप फिगर देखें तो जो इनसाइड टिल्ट है टॉप से देख रहे हैं हम, टायर के टॉप से, वो इनसाइड टिल्ट है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव कैम्बर। और अगर आउटसाइड कैम्बर हो, आउटसाइड टिल्ट हो, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कैम्बर। आपके ख्याल में एक गाड़ी के लिए नेगेटिव कैम्बर होना चाहिए या पॉजिटिव कैम्बर होना चाहिए? क्या कहते हैं? नेगेटिव कैम्बर रखते हैं क्योंकि कॉर्नरिंग में गाड़ी Sir, आपकी लीन negative. है तो हाँ टायर बिल्कुल, का साथ आ नेगेटिव जाता कैम्बर। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली चीज़ आती है व्हील बेस। तो व्हील बेस जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, व्हील बेस कहते हैं कि टायर के सेंटर, फ्रंट टायर सेंटर से लेकर रियर टायर सेंटर, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं व्हील बेस। ठीक हो गया। और इस तरीके की एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं व्हील ट्रैक या ट्रैक विड्थ बोलते होते हैं। वो गाड़ी के फ्रंट का जो जो विड्थ होती है पूरी, उसको हम कहते होते हैं। तो व्हील बेस जो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना इस फॉर्मल स्टूडेंट के अंदर, वो 62 इंच है तकरीबन, जो कि हमने रखी है, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है जी। अगला जो हमारे पास, अभी हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जो हम जैसे हमने बात की ना कि गाड़ी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले टायर को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने जो है वो कैम्बर उसका उसका हमने देखा, और उसके बाद हमने व्हील बेस सेलेक्ट की। अभी सारे पैरामीटर्स हम डिसाइड कर रहे हैं। इन पैरामीटर्स को हम सॉफ्टवेयर के ऊपर इनपुट देते हैं, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं जो भी हम आपको दिखाएंगे भी किसी हद तक। अगली चीज़ आती है वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी या व्हीकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया। तो गाड़ी का जो सारा वेट है आपका जिस पॉइंट के ऊपर ऐड कर रहा है, जो जनरल कंसेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सबको पता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले करता है, काफ़ी इसका अहम किरदार है। क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई रखेंगे तो हमारी गाड़ी की ग्रिप कम हो जाएगी, और टर्निंग के ऊपर आपको पता है फॉर्मूला स्टूडेंट कार है और हाई स्पीड कार है, तो हमें इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम चाहिए होता है। बस हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जितना इसको लो रखें। तभी आपने देखा होगा कि रेस कार्स जो होती हैं वो जो है वो डाउन टू अर्थ होती हैं, उसकी वजह यही होती है। अगली चीज आती है रोल सेंटर हाइट। एक रोल मिनट। सेंटर हाइट के बारे में ये है कि आपने कभी खड़ी गाड़ी को किसी ने पुश किया हो, धक्का दिया हो, और गाड़ी को हिलाने की कोशिश की हो, है कोई आप में से ऐसा? अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। ये जो वर्टिकल सेंटर ऑफ ये व्हीकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसको लोअर रखने का एक और मकसद भी होता है हमारे पास। क्योंकि अक्सर हमारे कंपटीशन की जो स्टैटिक इवेंट में वो भी होती है, टारगेट भी होता है कि हमारा टिल्ट टेस्ट होता है, जिसमें हमारी जो गाड़ी है उसको हम ड्राइवर समेत 60 डिग्री की स्लोप के ऊपर रखते हैं और चेक करते हैं कि वो कहीं रोल ओवर तो नहीं कर जाएगी। तो वो किस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं, जब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ही उस क्रिटिकल पॉइंट से नीचे हो। अगर वो एक क्रिटिकल पॉइंट से नीचे होगी तो फिर तो गाड़ी रोल नहीं करेगी ड्राइवर के साथ। और अगर वो पॉइंट उस पॉइंट पे लाई कर रहा है या फिर उस पॉइंट से ऊपर लाई कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट से,
तो फिर गाड़ी रोल कर जाएगी और हम वो इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मिस हो गई थी। बाकी आप कैरी ऑन करें। ठीक है, ठीक हो गया जी भाई। रोल सेंटर, मैं पूछ रहा था कि किसी ने खड़ी गाड़ी को कभी धक्का मारने की कोशिश की है साइड से, साइड व्यू से? आपने देखा होगा Yes. गाड़ी टिल्ट करती है, ऐसी ही है। Yes. हाँ, तो खड़ी गाड़ी को हम पुश करें, जिस जिस सेंटर के ऊपर, जिस एक्सिस के ऊपर गाड़ी ये रोल करने की कोशिश करती है ना, उसको बोलते हैं रोल सेंटर हाइट। रोल सेंटर उसको बोलते हैं, ठीक है। या आप इसको यूं कह लोगे, जो सिंपली जब आपकी गाड़ी टर्न कर रही होगी तो सस्पेंशन के ऊपर गाड़ी जिस एंगल के ऊपर, जिस एक्सिस के ऊपर टिल्ट करेगी, उसको हम कहेंगे रोल सेंटर, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जी। अच्छा, ये सारे पैरामीटर्स चल रहे हैं जो भी हम जो डिज़ाइन फेज के अंदर जो हमने इनिशियली सेलेक्ट किए हैं, ये सारे डिज़ाइन का हिस्सा हैं। तो नेक्स्ट चीज़, इसके बाद जो हमने जो पैरामीटर अभी किए हैं, इनके बाद जो चीज़ आती है वो आती है स्टीयरिंग ज्योमेट्री। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री को सबसे ज़्यादा जो बेहतर है वो एकरमैन ज्योमेट्री है, जिसको हमने भी फॉलो किया है। और उसके अंदर एकरमैन जो ज्योमेट्री है वो इस तरह यानी हमें इस तरह डिज़ाइन होती है कि जो इनर टायर होता है उसको ज़्यादा टर्न का मौका मिलता है, और जो आउटर टायर होता है, जो आउटसाइड टायर होता है, वो कम जो है वो टर्न करता है। अगर ऐसा ना हो तो हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाएगी, बल्कि सही टर्न नहीं करेगी। क्योंकि आप जब गाड़ी टर्न कर रही होती है तो इनर टायर को छोटा रेडियस चाहिए होता है और बड़े टायर को ज़्यादा बड़ा रेडियस चाहिए होता है। तो इसलिए एकरमैन ज्योमेट्री को फॉलो किया जाता है। और मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज़ हैं, कुछ 4-5 किस्म की ज्योमेट्रीज़ हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो है वो एकरमैन ज्योमेट्री है। और इसकी मदद से हम ये जो आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, बीच में एक एंगल निकलता है, इसको हम कहते हैं एकरमैन एंगल। और इस एकरमैन एंगल को हम आगे लेके जाते हैं एकरमैन परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने एंगल डिसाइड किया और जो ज्योमेट्री हमने बनाई है, क्या प्रैक्टिकली वही चीज़ आ रही है। ये सॉफ्टवेयर को हम स्टिमुलेट करके देखते हैं। लोटस चार्ट का शायद आप लोगों ने नाम सुना, उसके ऊपर ये काम किया जाता है। तो एकरमैन परसेंटेज वहाँ से निकाली जाती और देखा जाता है कि हम लोगों ने जो डिज़ाइन की है, क्या वो गाड़ी वाकई उसको सस्टेन कर रही है, टर्निंग के अंदर मसला तो नहीं आ रहा। तो ये हमारी हेल्प ऑफ एकरमैन ज्योमेट्री से हम लोग ये काम करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आती है बात किंग पिन एक्सल इंक्लिनेशन या एंगल, ठीक है। किंग पिन, इसको एक्सल बोलते हैं, क्या कहते हैं, किंग पिन इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको आमतौर पे, ठीक है। एक्सिस, तो ये गाड़ी का वो एक्सिस है कि जो टायर होता है, टायर दो पॉइंट्स के ऊपर जुड़ा होता है। एक जो स्टीयरिंग रॉड होती है वो टायर के साथ जुड़ी होती है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो सस्पेंशन का पॉइंट होता है। तो इस स्टीयरिंग के पॉइंट को और सस्पेंशन के पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो ये हमारे पास किंग पिन एक्सिस बनता है, ठीक हो गया। और ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन जो एंगल बनाएगी वर्टिकल लाइन के साथ, उसको बोलते हैं एंगल, किंग पिन एंगल। जैसे आपको फिगर में नज़र आ रहा है, हमारा पास जो सस्पेंशन पॉइंट है और जो स्टीयरिंग पॉइंट है, वो उसका एक्सिस है, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको हम कहेंगे किंग पिन एंगल। तो ये भी हम डिसाइड करते हैं, और ये भी डिज़ाइन फेज का एक हिस्सा है, ठीक हो गया जी। इसी के अंदर एक छोटी सी बात आती है स्क्रब रेडियस। जो टायर का सेंटर है, टायर के सेंटर से लेके इस एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रब रेडियस। तो स्क्रब रेडियस भी, अब ये भी हमारा एक अहम पैरामीटर है जिसको हम डिज़ाइन फेज के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हैं जी। जी अब मैं यहाँ से सर ये किंग पिन से फर्क क्या पड़ता है, मतलब इसे एंगल डिफरेंट कितना हो? क्या कह रहे हो? सर मतलब किंग पिन का एंगल चेंज करने से हम लोग को मतलब क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी की टर्निंग पे फर्क पड़ता है या रोड सेंटर किसी और चीज पे फर्क पड़ता है? इस एंगल से आपका कैम्बर चेंज होगा ना, गाड़ी का कैम्बर चेंज हो जाएगा। अगर आप इस एंगल को बढ़ाओगे तो आपका नेगेटिव कैम्बर बढ़ जाएगा, और अगर आप इसको कम करोगे तो आपका पॉजिटिव कैम्बर बढ़ जाएगा। तो ये कैम्बर के अंदर इसका रोल अदा होता है। ओके सर, ओके। इसको यार इसमें ना कैम्बर Scrub radius. जी अभी मैं उसी Yes, पे आने scrub वाला हूँ। radius. एक सेकंड सर अभी जी जी। ये काफी डिस्टोर्टेड जो आवाज आ रही है किसी की। माइक बंद कर ले प्लीज।
स्क्रब रेडियस पे आ जाते हैं। स्क्रब रेडियस को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं। अब जो स्क्रब रेडियस और जो है ना किंग पिन, ये काफ़ी लिंक्ड होती हैं चीज़ें। अब इनका डिफरेंस यानी वो इम्पैक्ट पड़ता कहाँ पर है, वो चीज़ देखने वाली है कि सस्पेंशन वगैरह की ज्योमेट्री है, मगर इससे फ़र्क पड़ रहा है आपकी स्टीयरिंग को। अब वो किस तरीके से पड़ रहा है वो मैं बताता हूँ डिटेल में। कि जो स्क्रब रेडियस है ना, उसको मेजर करने का तरीका ये है कि आपने टॉप व्यू से देखना है कि आपका जो सस्पेंशन है उसका एंगल क्या बन रहा है, और टायर के वो जो एक्सिस है जो उनके दोनों फ्रंट टायर के मिड से पास कर रहा है, उनका जो एक्सेल है उसको किस पॉइंट पे पास कर रहा है। जैसे हमारे पास इस पॉइंट पे सेंटर वाली इमेज में देखेंगे आप, तो ये वाला टायर के बिल्कुल आउटर एज से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जीरो स्क्रब रेडियस है। तो आइडियली यहाँ पर जो हमारी स्टीयरिंग एफर्ट होती है आइडियली ज़ीरो होती है। यानी आपको जब आप स्टेयर कर रहे होगे टर्न वगैरह पर, तो आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा होगा ज़मीन की तरफ से। यानी जब आप जैसे अगर जो नॉर्मल ड्राइवर हैं अपनी गाड़ी में बैठे होंगे कभी, तो गाड़ी वैसे खड़ी हुई है तो फिर आप उसको जो स्टीयरिंग व्हील है उसको जब हिला के देखते हो तो फिर चेक करोगे ना, तो फिर आपको थोड़े एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। तो फिर वो आपको पता लगता है कि यार मैं ज़ोर लगा रहा हूँ तो फिर वो स्टेयर हो रही है गाड़ी। तो ये जो एफर्ट पुट करे और जो फीडबैक आपको मिल रहा होता है ना बाय जस्ट सेंसेशन, ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, वो जीरो स्क्रब रेडियस पे ख़त्म हो जाती है। आपको फील ही नहीं होता कि यार आप मोड़ रहे हो तो गाड़ी मुड़ भी रही है या नहीं। वो आप सिर्फ देख के कह सकते हो कि हाँ भाई मुड़ रही है। तो ये जो चीज़ है ये जब गाड़ी स्टेशन में खड़ी हुई तब तो इतना कोई इशू नहीं, मगर एक रेस कार के लिए बहुत बड़ा, एक बहुत डेंजरस चीज़ है कि आपको फील ही नहीं हो रही कि गाड़ी मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही। क्योंकि विजुअल एड पे तो फिर तो यही होता है कि रिएक्शन टाइम भी स्लो हो जाता है और आपको फील ही नहीं होता कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब इसमें आती हैं दो चीज़ें मज़ीद। एक पॉजिटिव स्क्रब रेडियस होता है, एक नेगेटिव स्क्रब रेडियस होता है। तो जो पॉजिटिव स्क्रब रेडियस है ना, उसका काम ये होता है कि हमारे पास एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। हमारे पास अ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो टायर से भी बाहर की तरफ होता है। तो जो कि एक मिनट, बस एक मिनट। जी, अच्छा, तो पॉजिटिव स्क्रब रेडियस जो है ना, वो हमारे पास स्टीयरिंग एफर्ट बढ़ा देता है। यानी आपको पता लगेगा कि भाई अच्छा अब मैं मोड़ काट रहा हूँ तो टायर भी फील हो रहा है कि वो मुड़ रहे हैं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नेगेटिव स्क्रब रेडियस इसकी भी ना एक रेंज होती है जो हमारे पास इंचेस में भी होती है और मिलीमीटर्स के अंदर भी होती है। तो तकरीबन +3 से -1 तक ये आपके पास एक स्क्रब रेडियस की एक रेंज है, जहाँ पर आपका जौन सा मर्जी हो गाड़ी चल जाएगी। मगर पॉजिटिव रखना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है वाइल डिजाइनिंग अ रेस कार, ठीक है। तो अच्छा ये वाली जो चीज़ें अभी चल रही है ना, ये साथ साथ आपके डिज़ाइन के साथ साथ चेंज होती रहेंगी। अभी आप इनिशियल अपने पैरामीटर सेट करते रहोगे कि स्क्रब रेडियस इतना होना चाहिए, कैस्टर इतना होना चाहिए, कैम्बर इतना होना चाहिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप डिज़ाइन करते हो, आप कहते हो कि यार ये मेरा डिज़ाइन जो है ये इस मुताबिक ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अगर मैं थोड़ा-सा कैम्बर चेंज करूँगा तो परफॉर्मेंस पे ये ओवरऑल इफ़ेक्ट आएगा। तो यूँ करके आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी चीज़ों को चेंज करते रहोगे। लेकिन आप कहीं न कहीं से शुरू करते हो। आपको पता होना चाहिए कि यार अच्छा, ये स्क्रब रेडियस का भी कुछ देखना पड़ेगा मुझे। और फिर ऐसे ये अभी हम जो आपको दे रहे हैं एक रोड मैप है। इससे आपको ये पता लगेगा कि अच्छा भाई, बस गाड़ी बना नहीं देनी, हमें एक चीज़ें पता होनी चाहिए, सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, फिर हम जाके गाड़ी बना सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं स्क्रब रेडियस के बाद कैस्टल। तो कैस्टर जो है ना वो हमारे पास होता है सस्पेंशन को। अगर आप अभी तो स्क्रब रेडियस के लिए टॉप व्यू से देखा, अगर आप उसको साइड व्यू से देखोगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो ये देखो आपके पास इमेज के अंदर दो कैस्टर्स हैं। एक नेगेटिव कैस्टर है जो लेफ्ट साइड पे है, और एक पॉजिटिव कैस्टर है राइट साइड पे। तो ये तो इंटुइटिव सी बात है कि यार जो पॉजिटिव कैस्टर है यही हमने आज तक देखते आए हैं, नेगेटिव कैस्टर तो कभी देखा भी नहीं है। और सही बात यही है कि आपका जो नेगेटिव कैस्टर है ये तकरीबन डिज़ाइन फेलियर ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो आप पॉजिटिव कैस्टर ही यूज़ करते हो रेस कार्स के लिए। तो इसमें तो कोई वो बताने की ज़रूरत भी नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इससे भी पूछ लेना आप,
वरना हम आगे चलते हैं। तो आगे आ जाओ तो सस्पेंशन ट्रेवल, ये अक्सर टर्म कभी कभी जो रेस कार इंजीनियर्स होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं कि सस्पेंशन ट्रेवल कितना है, ये चीज़ें कितनी हैं, आपके व्हील ट्रेवल कितना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं नहीं, बस वो ये बता रहे होते हैं सस्पेंशन ट्रेवल से कि आपका जो सस्पेंशन है टर्न्स के ऊपर या मैक्सिमम उसकी किसी भी टर्न या बम्प के ऊपर वो कितना ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, यानी वो कितना ज़्यादा ऊपर हो रहा है, कितना ज़्यादा नीचे जा रहा है सस्पेंशन। तो ये आपका सस्पेंशन ट्रेवल है। और अगर आप यही चीज़ को व्हील ट्रेवल देखो तो व्हील ट्रेवल क्या है? व्हील ट्रेवल ये है आपका कि जो आपका बम्प के ऊपर व्हील कितना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है, अपनी जगह से ही बिना हिले मैक्सिमम कितना ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ व्हील ट्रेवल में आ जाती है। फिर आ जाती है एक ये पैरामीटर नहीं है, ये एक डिफेक्ट है, बम्प स्टीयर। बम्प स्टीयर का मतलब क्या होता है? ये जब आप किसी भी बम्प के ऊपर जा रहे हो तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है या स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो खुद से मूव करना शुरू कर दे, तो ये आपका बम्प स्टीयर है। तो ये क्या होना चाहिए? ये एक एरर है, तो इसको ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये आ जाता है। और अगर आ रहा है डिज़ाइन के अंदर आपके, जो कि हम शो करवाएंगे आपको लोटस आर के ऊपर अभी थोड़ी देर तक, तो इस चीज़ को हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, वो किस तरीके से हटाते हैं, वो कैसे चीज़ें लेके चलते हैं, तो फिर वो हम आपको भी थोड़ी देर तक बताते हैं। फिर आखिरी चीज़ आ जाती है हमारे पास, टर्निंग रेडियस। जो टर्निंग रेडियस होता है ना, वो भी कोई स्पेशल टर्म नहीं है, वो बस एक हमारे पास शार्पेस्ट कॉर्नर के ऊपर या शार्पेस्ट टर्न के ऊपर जो गाड़ी एक रेडियस बना सकती है, वो हमारा टर्निंग रेडियस है बेसिकली। और उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप निकाल सकते हैं, या हमारे पास बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इन इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मकसद ये था ये आपको इनिशियल डिज़ाइन कंसिडरेशंस के नाम बताने। इनसे ये होता है कि आपको अब एक रोड मैप मिल गया कि यार अगर मैंने कोई गाड़ी बनानी है, अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है, या मैंने कोई आईसी गाड़ी बनानी है, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ी बनानी है, तो मेरे पास अब मैं ब्लैंक नहीं हूँ, मुझे ये पैरामीटर्स पता है। पहला काम मेरा ये है कि मैंने इन पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, इनको समझना है, देखना है कि मैं अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस किस लेवल की चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा वो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें सेशंस के दौरान बताते रहेंगे और अपनी ड्राफ्ट्स के थ्रू भी आपको कन्वे करते रहेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, फिर हम दूसरी आपको चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो लोटस आर्क पे हमने की हुई हैं, और उसमें आपको 3D में दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो कैस्टर, कैम्बर, किंग पिन हैं वो प्रैक्टिकली यूज़ भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी हसन। अच्छा है, हैदर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये हम बात करते हैं इंक्रीमेंट परसेंटेज की, व्हाट एक्चुअली इट डिपिक्ट्स के अच्छा मेरे पास अगर 70% है या 80% है तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, मतलब मेरे स्टेयरिंग पे क्या इफेक्ट है उसका? एक्चुअली एक्रीमेंट परसेंटेज हमारे प्रैक्टिकल होती है बेसिकली। अब देखो कि हमने आइडियली तो जाना होता है कि 100% एक्रीमेंट की तरफ जाएंगे हम, लेकिन वो उस तरीके से जाती नहीं है। हमारा जो सस्पेंशन का डिज़ाइन होता है या स्टेयरिंग का जो डिज़ाइन होता है उसमें कहीं ना कहीं से फ्लॉज होते हैं। जैसे अब बम्प्स के ऊपर आप देख रहे होगे तो हमारी जो सस्पेंशन है या जो स्टेयरिंग है उसमें डिफॉर्मिटीज़ आ रही होती हैं, तो फिर उसकी वजह से वो एग्जैक्ट 100% नहीं रहता। तो या वो ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो वो जो डिफरेंस आता है ना, वो आपको एक्रीमेंट परसेंटेज बता रहा होता है कि यार ये मैं बल्कि एक मिनट शो ही करवा देता हूँ आपको कि हमारे पास काइंडली जो अगर अपने मैं ये रिजल्ट्स आ रहे हैं आंसर ना। कर सकूं। जी जी, हमजा आप बता दें। यार बेसिकली जो एक्रीमेंट परसेंटेज होती है ना, इट डिफाइंस के आपका जो इनर टायर, हाउ मच योर इनर टायर इज टर्निंग as compared to your outer tire. So if it's 100% accrement condition, it means that both are is when turning circles of both the inner and outer tire are concentric.
वो कंस्ट्रक्ट है, जबकि अगर वो 0 हो तो मतलब कि जो दोनों सर्कल हैं उससे तो बेसिकली हम चाह सिर्फ उसमें ये होता है हमारा कि मतलब कि हम जिस तरह अभी हैदर ने बताया कि वी लाइक टू कीप इट एज क्लोज टू 100 but due to other factors involved in it and other parameters, it's usually around 40 to 60%, but teams try to optimize it to around 80 to 90%. I hope that answers the question though. Yes, all right, thank you. Or specifically, I have a question. जी जी उसमें ये कि एक्करमैन जो मैकेनिज्म है उसको फिजिकली मेजर किया जाता है या थ्योरेटिकली तो फार्मूला है ना, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय इनर एंगल और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको जो प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंटली भी इसी तरह मेजर किया जाता है या और कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी और तरह से थ्योरेटिकल और एक्चुअल वैल्यू कैसे कंपेयर की जाती है या नहीं की जाती? अभी फ़िलहाल हम तो डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर है, तो डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, जैसे लोटस आर्क है, मैं बल्कि अभी आपको दिखाई देता हूँ, किस तरीके से उसमें मेजर होता है। एंगल्स की वैसे तो आप निकाल लेते हो, ठीक है ना, जो आपके पास एक वो गिवन है, ठीक है, आप उसको एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे अभी हैदर दिखाएगा उस पे सारा रन करते हैं, ठीक है, आपको उधर से ना वैल्यूज मिलते हैं। Basically, these softwares are pretty accurate, तो you get the same thing if you design that thing. तो ना हो तो बाद में जब आप फिजिकली बनाते हैं और उसको अटैच करते हैं तो उसके बाद भी आप उसको फिर उस तरह मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये ठीक है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके देखने में ना जाना, ये देखने में बड़ा ख़तरनाक लगता है लेकिन है नहीं, बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने बस आना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, फ्रंट सस्पेंशन को टिक करना है, रियर सस्पेंशन को टिक करना है। अच्छा, डबल विश बोन, ये जो चीज़ है ये आप लोगों को क्लियर है टर्म या नहीं? विश बोन यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। बेस्ट है। तो डबल विश बोन, पुश रॉड टू डैम्पर्स, ये हमने सस्पेंशन की टाइप रखी हुई अपनी दोनों, फ्रंट भी और बैक भी। और जो स्टीयरिंग टाइप है वो स्टीयरिंग रैक यानी रैक एंड पिनियन, ठीक है। ओके कर देना, आपने डन कर देना पैरामीटर्स वगैरह सेट करने के बाद। फिर आपके पास एक रफ सी वो आ जाएगी, फिर आपने अपने कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं फ्रंट के, जोन जोन से पॉइंट है आपने उसका बता देना उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स डालने के बाद ओके कर देना है, आपका ये सिमेट्रिकल बनता है, ये इस तरीके से बनता है। फ्रंट का बता दिया, रेयर का बता दिया, ट्रैक विड्थ सेट कर ली, फिर आपने बस इसको मिरर करवा देना। तो इसके बाद आपके पास जो होता है ना सस्पेंशन, चीज़ें मेजर कैसे करनी है आपने, आपने सबसे पहले सिमुलेशन रन करनी है, यूँ करके आप देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि यार ये चीज़ें सही चल भी रही हैं या नहीं चल रही, कि ये तो नहीं कोई दिखने में कोई ख़राबी आ रही है। जैसे अभी हमारे पास ये चीज़ें बहुत स्टेबल चल रही हैं, वरना अगर आपने सस्पेंशन सही ना बनाया हुआ हो ना, तो फिर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर जा रही होंगी, तो वो देखने में भी आपको पता लग जाएगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप आते हो, ये डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं। सबसे पहले तो बम्प है, इसमें आपकी गाड़ी के जो एक हल्की सी सिमुलेशन होगी बम्प की, कि बम्प के हवाले से देख रहे हो कि आपको क्या नज़र आ रहा है, आपकी गाड़ी जो है वो सही चल भी रही है या नहीं चल रही, ये बहुत बेहतर है। हम फिर रोल देख लेते हो आप, कि रोल के दौरान गाड़ी कैसा बिहेव कर रही है। फिर स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग के हवाले से गाड़ी सही स्टेयर कर भी रही है या नहीं कर रही, ये चीज़ें होती है। फिर अब आपने देखनी है, वो एनिमेशन का थोड़ा सा लैग है तो काइंडली थोड़ा सा वो उसको रखना थोड़ी देर उधर, वो रोल वगैरह स्किप हो गया। एक मिनट, ये बम्प है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास ये रोल है, रोल थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप सस्पेंशन को देख सकते हो, ये जो हमारे पास होते हैं डैम्पर्स, इनमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। और फिर स्टीयरिंग आता है, स्टीयरिंग टॉप व्यू से देखने में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होता है, इस तरीके से। तो ये चीज़ है जो आप विजुलाइज कर रहे हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ इतनी है नहीं ख़ास,
फिर आप आते हो क्या करने, रिजल्ट्स देखने। रिजल्ट्स के लिए आपके पास एक ये छोटी सी कमांड है ग्राफ्स की, बस आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, आपके पास कैम्बर का रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपने एक और दफ़ा क्लिक करना है, 2 एंगल्स के रिजल्ट आना शुरू हो गए। फिर से क्लिक किया, कैस्टर के आना शुरू हो गए, किंग पिन के आना शुरू हो गए, डैम्पर्स के आना शुरू हो गए, स्प्रिंग्स, एंटी ड्राइव, एंटी स्क्वायर, हाफ ट्रैक, व्हील बेस, डैम्पर्स, स्प्रिंग्स, एक्रोमेन। अब यूं करके जो है ना आपके सारे रिजल्ट्स आना खुद से शुरू हो जाते हैं, और ये चीज़ें आपको शो करवाती हैं कि अच्छा -33 से +33 के दौरान हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं और इस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर ये आपके रिजल्ट्स आपके मुताबिक आ रहे हैं, आप देखो कि आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप हल्के हल्के पैरामीटर्स को चेंज करते हो। किस तरीके से? वो 2 तरीके हैं जो अब तक हमने ऑब्ज़र्व किए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके देखो, ठीक है? कोऑर्डिनेट को चेंज करने से काफ़ी हद तक मसले हल हो जाते हैं, मगर अगर नहीं होते तो फिर हम जाते हैं पॉइंट टॉलरेंसेस के ऊपर। डाटा के ऊपर गए, पॉइंट टॉलरेंसेस के ऊपर। यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, एक-एक पॉइंट के डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई ये इस पॉइंट ने इससे ज़्यादा हिलना नहीं है। तो वो हिट एंड ट्रायल की बेसिस पे चलती है चीज़ें। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप चेक करते हो कि ये चीज़ करने से आपके जो सस्पेंशन है वो बेहतर हुई है, बिगड़ गई है। अगर बिगड़ी है तो फिर वो चीज़ नहीं करनी, अगर बेहतर हो रही है तो थोड़ी-सी और करनी है। इसी तरीके से हम अपना जो है ना सस्पेंशन वो सारा का सारा डिज़ाइन करते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो इसमें अगर कोई चीज़ पूछनी सॉफ्टवेयर के हवाले से तो यू आर फ्री टू आस्क। सॉरी हैदर, बट वो काइंडली अगर पैरामीटर्स भी दिखा देते हैं। कौन से? डाटा में जाओ, तो इसमें वो पैरामीटर्स वाला होगा ना वो। तो अच्छा ये हमारे पास बेसिकली मतलब आपने जो वो रखनी है कि आपको कितने उसकी वो चाहिए, इंक्रीमेंट्स वगैरह, जैसे स्टीयर ट्रेवल वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो हाँ। काइंडली एक्सप्लेन करता है। अच्छा, अब जैसे इसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखी हुई है कि बम्प ट्रैवल हमारा कितना होना चाहिए, रिबाउंड ट्रैवल कितना होना चाहिए, रोल एंगल कितना है, रोल इंक्रीमेंट कितना है, स्टेयर ट्रैवल कितना है। तो यानी यूँ की चीज़ें जो व्हील बेस है वो हमारी कितनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कितनी है। तो ये वाली जो पैरामीटर्स हैं ये हमने शुरू में डिफाइन कर दिए थे। अब क्या करें हम, वहाँ से उठा के वो जो पेपर पे वैल्यूज़ थी हमने पुट प्लेस कर देने हैं यहाँ पर, कि हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स और एक्सपेक्टेड जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है, इनिशियल डिज़ाइन पैरामीटर्स, वो हमने ये रखे हैं। एक तो ये आ गए 3D पैरामीटर्स। फिर हम आ जाते हैं टायर्स की तरफ। जो टायर्स हैं इनमें भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे रोलिंग रेडियस कितना होना चाहिए टायर्स का, टायर्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल स्टिफनेस टायर की कितनी होनी चाहिए, और ये टायर कह रहा हूँ, ये स्प्रिंग की कितनी होनी चाहिए, स्प्रिंग का डायमीटर कितना होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, और शोल्डर डायमीटर और विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं आपकी डिज़ाइन के ऊपर। तो एक तो ये चीज़ें होगी, और दूसरा एक मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, हम दिखाने वाली, वो ये चीज़ है। अगर हम इसको फ्रंट व्यू से देखें तो इसमें कैम्बर जो है वो हमारा ऑब्जर्वेबल है। ये देखो, अगर आप, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट टायर नहीं है, हमारे पास एक एंगल पे है टायर। एक तो ये चीज़ है, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये, एक मिनट, जो ऑब्जर्वेबल है वो है हमारे पास जो विश बॉन्ड्स हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर पुराना है। बाकी हाँ, अगर आप गौर करो तो आपके पास फ्रंट व्यू से ही देखते हैं, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ से छोटी है। यूं की चीज़ें हमने रखी हुई हैं कि हमारे पास जो अपर ए आर्म्स हैं वो लोअर ए आर्म से छोटी होंगी। तो यानी आप सारी चीज़ें आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हो कि वो दिखने में आपका सस्पेंशन बनेगा कैसा, दिखने में कैसा होगा, उसके परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स क्या होंगे। तो ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई
मुश्किल चीज़ है नहीं, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछें, या हमजा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ यार, अगर काइंडली एक दफ़ा इसका ना फ्रंट व्यू दिखा दो, मैं एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप देखो, और हैदर काइंडली अगर आप जो लोअर आर्म और अपर आर्म है ना, उनके ऊपर कर्सर ले जाओ ताकि इन्हें पता चल जाए। ये लोअर आर्म है और ये वाली अपर आर्म है। ठीक है, तो अगर आप वो देखो ना कि जो उनके पॉइंट्स हैं जो व्हील के करीब हैं, ठीक है, तो आपको ये भी एक तो पता चल जाएगा कि जो हम बात इनिशियली कर रहे थे किंग पिन एंगल की, ठीक है, वो ये वाली चीज़ है। दूसरा, जब हम बात करते हैं ना स्क्रब रेडियस की, तो जिस वक्त आपके टायर का नेगेटिव कैम्बर होता है, उस हिसाब से फिर आपका देखो तो टायर, क्योंकि अब आपका एक इनसाइड एंगल पे आ गया, उस लिहाज से फिर आपका स्क्रब रेडियस भी वेरी करता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जो एक्चुअली चीज़ ये है ना कि ये ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे का। जब आपके पास आपके जो जिस तरह अब हम जिस तरह डुअल आर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं डबल विशबोन में, डबल विशबोन है, तो उसकी वजह से हमारे पास किंग पिंग मतलब कि जो है वो एंगल भी हमारे पास नेगेटिव है इधर, तो उसकी वजह से अब हमारे पास यहाँ नेगेटिव कैम्बर भी खुद ही इंड्यूस हो रही होती है, मतलब लाइक हमें खुद इट सेल्फ टायर को कभी भी मूव नहीं कराना पड़ता। हम्म। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जब कार होती है तो सस्पेंशन के ऊपर गाड़ी का वेट भी होता है, उन फैक्टर्स को ये सिमुलेटर जो अकाउंट करता है। काइंडली रिपीट करना क्वेश्चन, सॉरी। जब ये तो सिर्फ सस्पेंशन है ना, इस पे गाड़ी होती है, गाड़ी की बॉडी, उसकी चैसी, उसका वेट, जो पैसेंजर होता है या ड्राइवर होता है उसका वेट भी होता है। तो इसमें तो उसके दौरान तो फिर जब वो स्ट्रेस के अंदर ये सारी सस्पेंशन होती है तो ये थोड़ी डिफरेंट बिहेव करती है इस तरह फ्रीली मूव करने के अलावा। तो उसमें ये सॉफ्टवेयर उसको भी अकाउंट कर रहा होता है या नहीं? फिर से क्वेश्चन करेंगे रिपीट, मैंने सही नहीं, से इसका सुना। क्वेश्चन ये है कि जो वो है हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये वाला, इसके हम्म, अंदर क्या जो सॉफ्टवेयर होता है वो वेट को अकाउंट करता है कि नहीं करता। नहीं करता। इसमें सिर्फ आप जो होते हैं अपनी ज्योमेट्री वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली तो नहीं होता, ठीक है, बट आप एक तरह से ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप वेट परसेंटेज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं उसमें, ठीक है, कि लाइक वेट फ्रंट पे कितना है, वेट बैक पे क्या परसेंटेज उसकी आ रही है, ठीक है। और आप जिस वक्त उसके ठहरे मैं आपको वो बताता हूँ, इसका उसमें होता है व्यू में करते हैं डाटा में, ठीक है, जो आपके पास आती है इसमें जो आपने इनिशियली पैरामीटर्स डिफाइन किए होते हैं उसमें फिर जाके आप इसका वैल्यूज वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम ऐसे लगाते नहीं है इसमें। हम जो पैरामीटर्स हमने जो सेट किए हुए होते हैं फ्रंट सस्पेंशन की भी, रेयर सस्पेंशन की, जो माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं या जो डैम्पर्स वगैरह के हैं, तो वो स्टैटिक मॉडल के होते हैं, यानी कि हमारे पास अगर ड्राइवर बैठा हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है, तो अब वो जो सस्पेंशन है उसकी क्या क्या पोजीशन होगी, अब उसके बाद वो जो रोड पे ट्रेवल करेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उसका मेन फोकस उसका वो चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से वो मैथ्स को इतना वो नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। ये सारा अनस्प्रंग मैथ्स होता है, स्प्रंग मैथ्स नहीं होता इसमें। फाइनली ये भी एक्सप्लेन कर दो स्प्रंग और अनस्प्रंग मैथ्स में फ़र्क क्या। हाँ अच्छा, ये हाँ ये चीज़, थैंक यू हमजा। अच्छा, स्प्रंग मैथ्स वो मैथ्स होता है जो आपका सस्पेंशन, जो आपकी चेसी बर्दाश्त कर रही होती है, ठीक है। सस्पेंशन जो है ना वो खुद तो अनस्प्रंग मैथ्स है,
ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज़ के साथ लगा हुआ नहीं है, वो टायर्स के साथ लगा हुआ है, टायर्स ज़मीन के साथ है, ज़मीन के साथ टायर्स, टायर्स के साथ सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन है वो चीज़ एब्जॉर्ब करने वाला है, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें जो शॉक्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, तो वो लगा हुआ है आपका चेसी के साथ। जो चेसी है वो स्प्रंग हुई है, उसकी स्प्रिंग्स के साथ लगी हुई है, कौन सी, जो सस्पेंशन है आपके। तो वो जो स्प्रिंग के साथ चीज़ लगी हुई होती है वो स्प्रंग मैश होता है। तो यार बेसिकली आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एडिशन मैंने मतलब लाइक उसके आंसर में एडिशन करना था। बेसिकली हम करते क्या है कि यूजली जो वेट वगैरह और उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस वगैरह पड़ रहे होते हैं ना, इसलिए हम एक सॉफ्टवेयर पे रिलाई नहीं करते। ठीक है, हम सॉलिड वर्क्स वगैरह या जिस तरह फ्यूजन हो गया, क्योंकि मैं जिस तरह फ्यूजन इस्तेमाल करता हूँ, तो हम लोग इससे यूजली स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, एक क्योंकि जिस तरह आप फिर वो बात आ जाती है डायनेमिक्स इटसेल्फ की भी, तो आप एक वो रिजल्टेंट फोर्स वाला लगा के ना उस पे रखते हैं उसका। ठीक है, तो उसके थ्रू जो आपकी सस्पेंशन इटसेल्फ पे फर्क आ रहा होता है आप वो देखते हैं, और टू कीप दैट डिफरेंस आफ्टर द वेट मिनिमल ना, ताकि वो आपने जिस तरह उसको डिज़ाइन किया उसी तरह वो परफॉर्म भी करे, तो हम आप उस चीज़ को फिर उस हिसाब से जो है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये फ़र्क आता है, बाकी ये सिमुलेशन के लिए होता है ताकि आपको वैल्यूज़ वगैरह पता हों, किस तरह उसने एक्ट करना है, और क्या आप सस्पेंशन और स्टीयरिंग से चाह रहे हैं वो आप उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकें। अभी यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू आ गया है वो हैदर की तरफ, वरना आप लोगों को जो गाड़ी का 3D मॉडल है जो सारा असेंबल किया गया वो भी दिखाना था। तो 1-2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, अगर उनका नेट कनेक्ट होता है तो हमें दिखा देते हैं ताकि सब उसको देख लें। तब तक किसी का कोई सवाल है किसी इन चीज़ों के बारे में तो वो पूछ सकता है। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ लूं सर? जी, जी। सर ये एक्रोमेन जो रिलेशन आपने बताया था कि इनर टायर और आउटर टायर पे रेशियो पे डिपेंड करता है, तो सर अगर इनर टायर 1 रेशियो पे डाइवर्ट चेंज हो रहा है तो दूसरा टायर 2 रेशियो पे होना चाहिए या वो, तो बेस्ट रेशियो कौन सी है कि एक्रोमेन रिलेशन के बीच में अभी बेस्ट टर्निंग बिल्कुल एक्यूरेट रहे? अच्छा। इसमें ये है कि जैसे पहले बात हुई थी ना कि हमारी सबसे बेस्ट तो ये है कि 100% एक्यूरेट परसेंटेज आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वैल्यू हमारी 80% तक 70% तक जाती है आमतौर पे, थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। तो उसको कोशिश यही होती है कि हमारी मैक्सिमम जो है ना वो जाए 100 तक ताकि कोई मसला ना आए। तो जैसे अभी बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के अंदर जी जी सेट की जाती है ये सारे पैरामीटर्स को, जो इस तरीके से हम बार बार आइट्रेशन करते हैं कि परसेंटेज अच्छी निकल आए और कोई मसला ना हो। सर इन परसेंटेज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि पहला टायर कितना टर्न कर रहा है, फिर दूसरा कितना करेगा, उनकी वैल्यूज को करते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि 100% जो होगी वो दोनों टायर का डिफ्लेक्शन का जो रेट है, जो भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी? अभी इसमें सॉफ्टवेयर बंद हो गया, वरना आपको टॉप व्यू से दोबारा दिखा देते कि उस सॉफ्टवेयर की मदद से ही, टॉप व्यू की मदद से, जैसे वो डाटा पॉइंट्स हमने निकाले हैं ना, वहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ रहा है कि इनर टायर कितने एंगल पे मूव कर रहा है और आउटर टायर कितने एंगल पे मूव कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर हमारे सामने खुल सकता है तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाती है दोबारा। यार एक चलें, सेकंड ठीक है मैं सर।
सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैंने स्प्रंग मैस एक्सप्लेन कर दिया था ना, आवाज़ आ गई थी मेरी? हाँ आ गई थी वो। जी सर। बस हैदर इनको मॉडल की तरफ लेके जाएं, सारे मुंतज़िर के मॉडल देख लें अगर। कंप्लीट मॉडल पे काम चल रहा है वैसे उस पे। आपको चेसी का मॉडल दिखा देते हैं, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें अपडेट भी की हैं और वैसे मॉडल दिखा देते हैं आपको। जो आपने लोटस सॉफ्टवेयर दिखाया था जी सर, उसके अंदर जो उसका जो डिजाइन था वो आपने हम लोग खुद बनाया था? यार उसमें आपने डिज़ाइन खुद नहीं बनाना होता, आपने बस बताना सब होता है कि किस ये तरह का सब आपको सस्पेंशन चाहिए। ना वो है सब में ये सब माया है। ये पिक्चर भेजी थी तुझे दोबारा भेज असद आप अपना माइक बंद करें काइंडली। हाँ तो ये मैं बता रहा था कि जो होता है ना सस्पेंशन, ये जो सॉफ्टवेयर लोटस शार्क है इसके अंदर आपने सिंपल बता देना है कि आपने किस तरह का ठीक है। तो उसके बाद आपने बस उसके माउंटिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफाइन करने होते हैं। अभी हमारे पास ये सस्पेंशन चेसी बनी हुई है, इसके मुताबिक हमने ये किसके मुताबिक बनी हुई है, ये हमारे पास जो सस्पेंशन डिज़ाइन हुए हैं उसके मुताबिक बनी हुई है। माउंटिंग पॉइंट्स हमारे कौन कौन से होंगे, ये वाली इस जगह पे पॉइंट माउंट होंगे, यहाँ पे माउंट होंगे। ये सारा हमारा डिज़ाइन हो रहा है अभी। फुल व्हीकल स्टैटिक मॉडल उस पर काम चल रहा है, उसमें 2-3 डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो वरना अब तक हो चुका होता। सही। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो रेयर में जो हमारे पास है वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर हमारे माउंट होंगे पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा ड्राइवर का कैबिन है, ठीक है, कॉकपिट है, और इसी जगह पे क्या आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, अब आ ये रही है। लगता है यार ये नेट का इशू है, इस वजह से जो है ना बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है। बहरहाल ये है कि एक ओवरऑल आपको व्यू देना था, तो चीज़ें देख के कुछ आपको अंदाज़ा हुआ ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं, बल्कि उन जो सारा जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो देखी हैं आपको स्लाइड के अंदर दिखाई हैं, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और वो यहाँ पे वो डिज़ाइन के अंदर कंसिडर की जा रही हैं। ये मकसद था आपको बताने का। तो होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई हैं, काफ़ी हद तक कुछ अंदाज़ा भी हुआ है। और इसके अंदर अगर कोई और बात जहन के अंदर किसी की है तो वो अभी कर दे, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। तो ये है कि नमाज का भी वक्त हो रहा है, तो हम अपना सेशन फिर जल्द अज जल्द यहाँ ख़त्म करते हैं। जी ये चैसी और फ्रेम में कितना पार्ट डिजाइन पे है और कितना पार्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस पे है? ये जो चेसिस आपके सामने है ना इस टाइम, ये तकरीबन सारी की सारी रूल बुक के मुताबिक बनाई गई है। तभी वो आपको हैदर बता रहे थे कि जो एक दो डिफ़िकल्टीज आ रही है ना वो इस वजह से आ रही थी। वो यही थी कि रूल बुक में जो कुछ उन्होंने मेंशन की हुई थी इलेक्ट्रिक फार्मूला के लिए, वो हम चेंज कर रहे हैं अभी आजकल में।
तो ये जो तकरीबन ये अल्ट्रेशन कर ली हुई ये तकरीबन फाइनल जैसी है जो हमारे सामने इस टाइम। चलो सही है। थैंक यू साद। वी जी शैल रैप दिस अप। बेसिक जिस तरह हमने आपको बताया, मकसद हमारा यही था कि हम आप लोगों को ना एक बेसिक रोड मैप दे दें। हम आपको ये बता दें कि जब आपने लेट्स से फॉर्मूला स्टूडेंट गाड़ी बनानी है तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर आप बनाएंगे। So this was our first technical session. Inshallah, we plan to hold more technical sessions. So if you're interested in this, keep joining. कोशिश तो हमारी यही थी कि हम क्लास के अंदर प्रॉपर हम अरेंज करते हैं, IRL हम करते हैं, लेकिन ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन हम ये नहीं कर सके और हमें ऑनलाइन करना पड़ा। लेकिन वी डू हैव मोर टेक्निकल सेशंस प्लान। एक तलहा पोल स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम जो टेक्निकल सेशन कराना चाह रहे हैं वो एक कैड मॉडलिंग के ऊपर कराना चाह रहे हैं, जिसमें वी टेल यू कि अगर आपने ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली कुछ कैड डिजाइनिंग करनी हो तो आपने किस तरह करनी होती है। तो विल ट्राई मेकिंग दिस एन हैंड्स ऑन सेशन। मोस्ट प्रोबेबली हम कॉलेज के अंदर CAE लैब को बुक करा लेंगे। तो या तो हम नेक्स्ट सेशन कैड का सेशन रखेंगे या तो हम एक नॉन टेक्निकल सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम आपको बेसिकली बताएंगे कि प्रेजेंटेशंस किस तरह तैयार करनी है और इस तरह के ग्राफिक्स के काम, क्योंकि व्हेन यू आर एंटरिंग अ टीम ना, तो नॉन टेक्निकल इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द टेक्निकल। जिस तरह जो सारा सेशन अरेंज किया वो भी जो नॉन टेक्निकल टीम है प्रोजेक्ट्स की उन्होंने किया। तो एनीवे, इफ यू हैव एनी फीडबैक, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा या अगर आपको कोई बुरा लगा, कोई आपको मैनेजमेंट के अंदर मसला, काइंडली आप फीडबैक हमें दे दें, क्योंकि वी वांट दिस टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। तो इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी फीडबैक, अभी आप बता दें, वरना फिर लेट्स रैप दिस अप। हाँ, और प्रेजेंटेशन अभी मैं शेयर कर देता हूँ चैट के अंदर, और उसके अलावा जिसकी रिकॉर्डिंग है वो भी हम आप लोगों को दे देंगे। इफ यू वांट टू रिविजिट दिस यू कैन। और हाँ, एक किसी का क्वेश्चन आया था, काइंडली अगर मैं 1 मिनट में उसको काइंडली अगर आंसर कर दूं। हाँ बोलो बोलो। किसी ने पूछा हुआ था कि why are we using push rod at both front and back rather than pull rods? तो बेसिकली फ्रंट पे एक्चुअली हमारे पास पुश रॉड की इसलिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो है एक मूवमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, जिसके लिए हमने फ्रंट पे पुश रॉड्स रखे हैं। और अभी जो पिछ बैक है ना, वो तो उन्होंने आपको वैसे अनटाइटल्ड सिर्फ एक न्यू खोल के दिखाई थी, पिछली वाली साइड पे पुल रॉड्स ही होंगे क्योंकि इट अलाउज फॉर अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और प्लस रियर पे मूवमेंट सिर्फ अप एंड डाउन की रखनी होती है आपने। थैंक यू। आदि आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ नहीं, दैट्स इट। फीडबैक अगर आप लोगों का है तो आप दे दें, यू हैव द फ्लोर। उसके अलावा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ चैट के अंदर, और वी आर आल्सो वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमने ये जो डिज़ाइन कंसिडरेशंस है वो लिखी हुई हैं। तो we'll probably give you the document by night या इंशाल्लाह by tomorrow। तो that along with the presentation, along with the recording, हम आप लोगों को provide कर देंगे ताकि you guys can revisit this whenever you want। क्योंकि just to reiterate, we want this to be a learning experience for you guys, ताकि आप लोग भी सीख सके जो हमने सीखा। उसके अलावा या any questions आप कर ले, वरना we'll end the meeting।